बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। नाजरीन, एक बहुत बड़ा वाकया पेश आया है, बहुत बड़ा वाकया इंडिया के फॉरेन रिलेशंस के हवाले से तारीखी वाकया एक पेश आया है जो कि सालों तक याद रखा जाएगा। बहुत बुरा इम्पैक्ट इसका इंडिया के फॉरेन रिलेशंस के ऊपर पड़ेगा मिडल ईस्ट के हवाले से। अब वो इवेंट क्या हुआ है इसके बारे में थोड़ी देर में बात करता हूं, लेकिन आपको पता है कि मेरा ये पैटर्न होता है कि मैं हमेशा आपको इशू का बैकग्राउंड बता के फिर जो न्यूज़ स्टोरी होती है उसको ब्रेक करता हूं। तो अभी मैं असल न्यूज़ पे आता हूं, लेकिन पहले उस न्यूज़ का बैकग्राउंड जान लें कि असल में बैकग्राउंड क्या है। देखें, मिडल ईस्ट के अंदर इंडिया की जो पॉलिसी रही है वो बैलेंस्ड किस्म की रही है। ज़्यादा झुकाव उनका अरबों की तरफ ज़रूर था। फ़लस्तीन के इशू की जो सपोर्ट इंडिया करता रहा है हिस्टोरिकली, तो वो जो सपोर्ट है वो इट्सेल्फ एक प्रूफ है कि इंडिया शुरू से लेके, यानी अगर ऑन पेपर देखेंगे तो फ़लस्तीनियों को सपोर्ट करता रहा है, अरबों को सपोर्ट करता रहा है। लेकिन इसराइल के साथ भी उनके बैकडोर रिलेशंस रहे और उसके बाद इन्होंने ऑफिशियली रिलेशंस उनके साथ बढ़ाए। इसराइल के साथ भी इनके टाइज रहे थे, अरबों के साथ भी रहे थे, ज़्यादा अरबों की तरफ झुके हुए थे। तो इसकी स्ट्रेटेजिक वजह थी, इंडिया का ऑयल आता था अरबों से, इंडिया की फॉरेन रेमिटेंसेज अरबों से आती है, इंडिया का जो ट्रेड इतना बड़ा अरबों से आता है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा इंडिया को अरबों से हो रहा होता है। अरब मुल्कों का तेल इंडिया के कारखाने, इंडिया के बिजली घर चला रहे होते थे। और इंडिया की जो करोड़ों की तादाद में पॉपुलेशन मिडल ईस्ट के मुल्कों में रहती है, जहां से वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा के भेज रहे हैं, तो ये सारा फैक्टर। इसराइल के साथ ऐसा कोई मसला नहीं है। इसराइल के साथ अगर आप देखें, ना तो तेल मिलता है इनको इंडियंस को, ना तो फॉरेन रेमिटेंसेज आती है, ले दे के कुछ वेपन्स आ जाते हैं, दैट्स इट। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अलबत्ता मुस्लिम वर्ल्ड जो है, अरब मुल्क जो है, वहां से इंडिया को बहुत कुछ मिल रहा होता है। अब लेकिन यह हुआ कि 2014 के बाद मोदी चूंकि एक पॉपुलर लीडर बन के उभरा और इसने जहां बहुत सारी जगहों पे गंद मचाया, तो वहां पर यह भी गंद मचाया उसने कि इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स लिंक हो गए फॉरेन रिलेशंस के साथ। और इंडिया के फॉरेन रिलेशंस ऐसे बनने लगे जो कि इंडिया के अंदर हिंदुत्व की जमातों को सूट करते थे ना, जो रिलेशंस, वैसे ही इनके फॉरेन रिलेशंस बनने लगे। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले फॉरेन रिलेशंस अलग होते थे, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अलग होती थी, लेकिन मोदी के आने के बाद हर चीज़ यानी राजनीति से कनेक्ट हो गए। अंदरूनी मुल्क के अंदरूनी जो हालात थे या अंदरूनी राजनीति, उससे कनेक्ट हो गए। तो इन्होंने क्या किया कि इनके हिंदुत्व के फैन बेस को, चूंकि इसराइल ज़्यादा सूट करता था, वहाँ जायनिस्ट हैं और नज़रियाती तौर पर हिंदुत्ववादियों में और जायनिस्टों में सिमिलरिटी है, एंटी मुस्लिम होना दोनों के अंदर। वो भी एंटी मुस्लिम है, ये भी एंटी मुस्लिम है। तो दोनों में नजरियाती आइडियोलॉजिकल सिमिलरिटीज की वजह से मोदी ज्यादा डाइवर्ट हुआ था इसराइल की तरफ और स्ट्रेटेजिक टाइज उसने इसराइल के साथ बढ़ाना शुरू कर दिए, डेढ़ ओशारी जिसे कहते हैं। अरबों से थोड़ा सा ये डाइवर्ट हुआ था इसराइल की तरफ। अब यहां तक इन्होंने स्ट्रेटेजिक टाइज बढ़ाना शुरू किए कि इंटेलिजेंस शेयरिंग के मुआहदे जो थे इन्होंने किए इसराइल के साथ। और इंडिया अरब मुल्कों में अब ये पहली बार देखने को मिल रहा था। मुझे याद नहीं पड़ता कि कांग्रेस के दौर में कभी इस तरह के ब्लंडर्स हुए हैं, लेकिन ये ब्लंडर्स पहली बार ऐसी की तैसी फेर के रख दी मोदी ने मिडल ईस्ट के जो रिलेशन है। तो पहली बार हमने देखने को मिला ये कि इंडिया जासूसी कर रहा था मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर इसराइल के लिए। अब आप ये बात सुनकर और बड़े हैरान होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है। मुख्तलिफ मुल्कों में इंडिया ने अपने हाजिर सर्विस मिलिट्री के लोग, नेवी के लोग, जैसे पाकिस्तान में कुलभूषण यादव पकड़ा गया ना, नेवल कमांडर था। अब कुलभूषण यादव कहां पे था? ईरान के अंदर जासूसी कर रहा था। अड्डा उसका कहां पे था? ईरान में। लेकिन वो पाकिस्तान भी आता रहता था। फेक फर्जी पासपोर्ट पर मुबारक हुसैन पटेल के नाम पे पासपोर्ट बना के दिया था। तो ईरान में भी जासूसी, पाकिस्तान में भी कुलभूषण की जासूसी। वो तो अलग बात है कि निंजा टर्टल्स ने इसको धर लिया और तब से लेकर वो वहां पर कई साल हो गए उसको पाकिस्तानी जेल में सड़ रहा है पड़ा पड़ा। अब मिडल ईस्ट के अंदर भी वही चीज रिपीट हुई कि नेवल ऑफिसर्स इंडिया के जो थे, 8 नेवल ऑफिसर्स पकड़े गए कतर के अंदर, जासूसी करते हुए पकड़े गए और रंगे हाथों कतर ने उनको पकड़ा। इजरायली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने नवंबर 2022 में यह बहुत बड़ी खबर लगाई थी कि 8 इंडियंस एलिजिडली स्पाइंग फॉर इजराइल अरेस्टेड इन कतर। इंडिया के लिए नहीं, इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे कतर के अंदर, और ये पकड़े गए। और
इंडिया की नेवी के लोग थे, और उसमें जो एक बंदा ऐसा भी है, तिवारी इसका नाम है। तिवारी वो बंदा है जो पकड़ा गया था जिसको एक बड़ा मेडल भी मिला हुआ है, यानी बड़ा शानदार कारनामे इसने कोई किए हुए वहां पे नेवी के अंदर, तो उसको मेडल भी मिला, हाई परफॉर्मेंस अवार्ड। तिवारी साहब जबरदस्त, तिवारी साहब, तिवारी भी पकड़ा गया उसके अंदर। इंडिया के यानी टॉप के जो नेवल ऑफिसर्स हैं वो वहां पर जासूसी कर रहे थे दूसरे मुल्क के लिए। नाउ आप कह रहे होंगे कि जी ये तो पुरानी खबर है 2022 की, तो इस वक्त मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब से ये पकड़े गए तब से लेकर इनका एक केस चल रहा था, जो कतर के लॉज हैं उस हिसाब से इनके ऊपर केस चल रहा था। यहां पर इंडिया बहुत ज्यादा सर तोड़ कोशिशें करता रहा कि किसी तरह से इनको छुड़वा के लेकर आ जाएं, लेकिन वहां भी कतर है जी, और कतर की जो डिप्लोमेटिक पावर है वो सारी दुनिया जानती है। कतर में बैठकर ही अफगानिस्तान का मसला हल हुआ था, कतर ने ही मीडिएशन की थी, कतर ही वहां पर सेंटर था। अफगानिस्तान के जो अफगान तालिबान थे उनका दफ्तर कतर के अंदर था। तो कतर की जो डिप्लोमेटिक पावर है वो सारी दुनिया जानती है, और दौलत की तो कतर की दौलत, एलएनजी की दौलत, वो तो सब जानते हैं कि बहुत एक अमीर मुल्क है, छोटा सा मुल्क है, लेकिन बहुत बेतहाशा पैसा उसके पास। अब वो केस चलता रहा इनके ऊपर, इंडिया कोशिश करता रहा कि इनको छुड़ाएं, लेकिन कतर स्ट्रेट अवे रिफ्यूज करता रहा, क्योंकि कतर में जो कवानीन है, कानून है, बड़े सख्त हैं। अब खबरें ये आ रही हैं वहां से, और इंडियन मीडिया खुद ही ये खबरें कोट कर रहा है, अभी रेफरेंस दूंगा आपको, कि 8 के 8 जो लोग हैं कतर इनको जबरदूस करने जा रहा है, इनको एग्जीक्यूट करने जा रहा है। डेथ पेनल्टी इनकी 2 मई को या 3 मई को, मेरे ख्याल से एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं, 2 या 3 मई को इसका फैसला आने वाला है, और डेथ पेनल्टी इनको हो सकती है। अभी एक बहुत बड़ी जो यूं समझेगा, अगर ये हो गया ना, तो एक यूं समझे कि डिप्लोमेटिक सर्कल्स में भी भूचाल आने वाला है और बहुत कुछ हो जाएगा। मिडल ईस्ट के अंदर इंडिया की पोजीशन पहले से ही डाउन थी, अब मजीद खराब होगी। ईरान ऑलरेडी बहुत सारे मुल्कों को शक की निगाह से देख रहा होता है, क्योंकि उनके अंदर भी बहुत सारे वाकयात ऐसे हुए हैं जहां इजरायली स्ट्राइक्स हुए हैं, लेकिन ईरानी ये जानना चाहते हैं कि ये सारी जो इंफॉर्मेशन उन साइट्स की थी वो किसने शेयर की होंगी इजरायलियों के साथ। वहां पर ऑलरेडी उनकी जो इंटेलिजेंस है वो भी इस काम पे लगी हुई है, क्योंकि वो तो मल्टीपल थ्रेट्स इजराइल से फेस कर रहे होते हैं, तो हर तरफ देख रहे होते हैं। तो कुलभूषण यादव का नेटवर्क जो कि ईरान से ऑपरेट हो रहा था, तो उस तरह से भी ईरान इनको देख रहा है कि कहीं ये हमारी तरफ भी तो जासूसी नहीं कर रहे थे, और इजराइल को ये हमारी भी तो नहीं प्रोवाइड कर रहे थे इंफॉर्मेशन सारी। लेकिन कतर ने तो रंगे हाथों पकड़ लिया ना, कतर की इंटेलिजेंस तो बड़ी शार्प है, उन्होंने इनको रंगे हाथ पकड़ा, और अब इनके ऊपर फांसी की सजा। अब इंडिया ने, अब जाहिर सी बात है, जो पकड़ा जाता है तो वो कहते हैं नहीं ये तो रिटायर्ड थे, ये हाजिर सर्विस नहीं थे, ये ऐसे ही थे, मतलब अपने ही तरफ गए हुए थे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो कुलभूषण पकड़ा गया था उसके लिए भी उन्होंने कहा था कि ये रिटायर्ड है, बट बेसिकली ही वाज अ सर्विंग कमांडर इन इंडियन नेवी। द वायर इंडिया का बड़ा अखबार है, इसको मैं कोट कर देता हूँ। 1-2 रोज पहले उन्होंने बड़ी खबर लगाई है कि 8 इंडियन नेवी वेटरन्स इन कतर फेस स्पाइंग चार्जेस। इन्होंने वेटरन्स लिखे हैं, लेकिन ये कुछ रिपोर्ट्स ये भी हैं कि ये सारे वेटरन्स नहीं, हाजिर सर्विस भी थे। वो कह रहे हैं कि 8 इंडियन नेवी वेटरन्स इन कतर फेस स्पाइंग चार्जेस, पॉसिबल डेथ पेनल्टी। दे हैव बीन चार्ज्ड विथ स्पाइंग फॉर इजराइल, with Qatari authorities said to be in possession of electronic evidence in this regard. They were employed by Dhara Global Technologies to work on a highly sensitive project to build Italian technology-based midget submarine with stealth characteristics. तो यहाँ से तीसरे मुल्क में बैठ के, ये जरा लेवल देखे मोदी की, अपने लोगों को भेज रहा है दूसरों का नौकर बनने के लिए। इजराइल का नौकर बना दिया इन्होंने इंडियन स्पाई एजेंसीज को। यानी इजराइल खुद नहीं आ सकता ना, ये कहते हम आपको सारी दुनिया में हम आपको इंटेलिजेंस गैदर करके देंगे। ये क्या बना दिया उन्होंने। कभी कभी लिटरली मुझे समझ में नहीं आता कि इन्होंने कर क्या दिया इंडिया के फोर्सेस के साथ। शायद ही आपको दुनिया में इस तरह की जो रिसेंट हिस्ट्री है उसमें मिसाल मिली हो कि अपने मुल्क के लोगों को, अपने मुल्क के एसेट्स को झोंका जा रहा हो किसी तीसरे मुल्क के लिए स्पाइंग करने के लिए। कतर का और इंडिया का डायरेक्ट क्या ताल्लुक है? कतर से क्या थ्रेट है इंडिया को? कतर में बैठ के स्पाइंग कर रहे हैं कतर की। तो कतर और इंडिया के ताल्लुकात इस वक्त जो डिफेंस सर्कल्स हैं खासतौर पर कितने डाउनग्रेड हो गए होंगे इस हरकत के बाद। कतरी तो आकर इंडिया में स्पाइंग नहीं कर रहे होते, या मिडल ईस्ट के दूसरे मुल्क का भी सुना है आपने, मिडल ईस्ट के किसी दूसरे मुल्क ने आकर यहाँ पर इंडिया के ऊपर वो स्पाइंग कर रहे हो, नहीं होता इस तरह से। लेकिन मोदी के दौर में ऐसा हो रहा है, और इसराइल से कुर्बतें बढ़ाने के चक्कर में उन्होंने मिडल ईस्ट के साथ इंडिया के ताल्लुकात अरबों के साथ तबाह करके रख दिए। इस वाकये का बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ने वाला है।
ऑलरेडी मैं आपको ये बताऊं कि यूएई के अंदर चाइना की एक मिलिट्री साइट बन रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वाशिंगटन पोस्ट ने 1-2 रोज पहले खबर लगाई है कि बिल्डअप रिज्यूम्ड एट सस्पेक्टेड चाइनीज मिलिट्री साइट इन यूएई, लीक सेज। वो आपको याद होगा कुछ दिन पहले इनके सेंसिटिव जो डेटा थी अमेरिकन की वो लीक हो गई थी, तो उसका कोई दूसरा पार्ट इस वक्त आया, उसमें लिखा हुआ है कि वो जो अमेरिका के कहने पे कुछ दिनों के लिए वहां पर मिलिट्री साइट पे कोई काम हो रहा था तो वो बंद हो गया था, तो वो दोबारा शुरू हो गया वहां पे। और फिर उधर से आप देखेंगे ईरान और सऊदी की नॉर्मलाइजेशन चाइना करा रहा है। मिडल ईस्ट को पूरा का पूरा मिडल ईस्ट का जो रीजनल ऑर्डर है वो चाइना की फेवर में ज्यादा चला गया है। ऐसे में इंडिया की तरफ से ये हरकत मजीद इंडिया को मिडल ईस्ट में कमजोर कर चुकी है। और कई डेकेड्स पीछे मोदी ने ये जो ताल्लुकात के अंदर, रिलेशंस के अंदर देखें, ट्रस्ट होता है ना, ये बड़ा मुश्किल से डेवलप होता है मुल्कों के दरमियान। इस वक्त ये जो स्पाइस पकड़े गए हैं तो मुझे बताएं कतरी क्या ट्रस्ट करेंगे इंडियन डिफेंस ये जो इंडस्ट्री है या इंडिया की मिलिट्री है या इंडिया की जो डिफेंस सर्कल्स हैं या इंडिया की इंटेलिजेंस है, कतरी क्या उस पर रिलाय करेंगे या उस पर चाहेंगे कि ताबूत बढ़े? या मिडल ईस्ट के दूसरे मुल्क मुझे बताएं वो किस तरह से इस डेवलपमेंट को देख रहे हैं। बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट हुई है और इसके दूररस नताइज इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं मिडल ईस्ट के ऊपर, उसके ऊपर पड़ेंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे। और इस सब का क्रेडिट जाता है आरएसएस और बीजेपी वालों को, और किसी को नहीं जाता। इनको जाता है, इन्होंने बैलेंस को हिला दिया। इजराइल और अरबों का, कांग्रेस वालों का एक बैलेंस बना हुआ था फॉरेन पॉलिसी का, उस बैलेंस को इस शख्स ने हिला दिया, मोदी साहब ने। इसने कहा मैं तो बड़ा पॉपुलर लीडर, मैं तो सारे डिसीजन ले सकता हूं मुश्किल किस्म के। उस चक्कर में मिडल ईस्ट के अंदर इन्होंने इंडियन जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं उनको जबरदस्त कर दिया।